गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, देखिए हम अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम मोशन था वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये इस चैप्टर का नाम रहेगा और ये सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कराया है। इसमें मेनली हम इन दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसमें हमने मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने कहा था कि जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहे, ये देखिए हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन, मोशन in which velocity of an object remains constant। मतलब जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चल रहा था लास्ट तक उतनी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो उसका हमने नाम दिया था यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती ही चेंज इन वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज हो ही नहीं रही, तो चेंज जीरो मिलेगा। चेंज जीरो वेलोसिटी का, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो यहां पे एक्सेलरेशन रहेगी ऑब्जेक्ट की जीरो। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो था जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, तो हम उसका नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। वेरिएबल मींस टाइम के साथ चेंज होगी। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं, नॉन जीरो आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब टाइम तो लगातार चेंज होता ही रहेगा, ये हमें पता है, लेकिन अगर वेलोसिटी भी चेंज हो टाइम के साथ, तो ये पूरी क्वांटिटी नॉन जीरो, ये पूरी क्वांटिटी नॉन जीरो, तो एक्सेलरेशन भी रहेगी हमारी नॉन जीरो। ये हमने पढ़ रखा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कभी वेलोसिटी कम हो रही है। तो इस वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी एक क्वांटिटी की जरूरत होगी? अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आप उसकी स्पीड तेज करना चाहते हैं, तो आपको उस पर एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। बगैर किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर एक साइकिल सामने से चली आ रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसकी स्पीड कम करना चाह रहे हैं, तो स्पीड कम करने के लिए भी आपको एक फोर्स की जरूरत होगी, एक एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत होगी। अगर साइकिल इस तरफ से चल रही है, तो आपको इस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल एफर्ट आपकी बॉडी लगाएगी, और उसी एक्सटर्नल एफर्ट के कारण वो साइकिल अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करने लगेगी। इसका मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज्यादा या कम करना चाहते हैं, तो आपको एक एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत होगी। एक्सटर्नल एफर्ट कौन लगाएगा वो अलग बात है,
लेकिन एक्सटर्नल एफर्ट उस ऑब्जेक्ट पे लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसी एक्सटर्नल एफर्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वही एक्सटर्नल एफर्ट बनेगा आपका फोर्स। जो एक्सटर्नल एफर्ट आपने ऑब्जेक्ट पे लगाया उसी का नाम होगा फोर्स। सो इसमें हम लिखें, नाउ टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to change the velocity of an object, we need some external effort। हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत होगी। वो एक्सटर्नल एफर्ट ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम ज्यादा करा सकता है। And this external effort is known as force, and this external effort is known as force. This external effort is known as force. अब ये एक्सटर्नल एफर्ट आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एफर्ट आप ऑब्जेक्ट को पुश भी फॉर्म में लगा सकते हैं, पुल फॉर्म में भी लगा सकते हैं। तो यहां मान लो कि आपको साइकिल को चलाना है तो आप उसे धकेलेंगे, उस पे पुश की फॉर्म में एक्सटर्नल एफर्ट लगाएंगे। लेकिन अगर साइकिल को रोकना है तो आप उसे पुल की फॉर्म में एक्सटर्नल एफर्ट लगाएंगे। तो एक्सटर्नल एफर्ट पुश और पुल की फॉर्म में आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। सो this external effort may be in the form of push और pull, और इसी एक्सटर्नल एफर्ट का हम नाम देते हैं बच्चों फोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल एफर्ट आप पुश और पुल की फॉर्म में लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल एफर्ट जैसे आपने साइकिल को चलाना है, साइकिल को रोकना है, या किसी और ऑब्जेक्ट को आपको चलाना है या उसे रोकना है, तो आप देखते हैं कि आप हमेशा उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। साइकिल चलाई आपने तो वहां भी आपके बीच में और साइकिल के बीच में एक कांटेक्ट बना। फिर जब आपने साइकिल को रोका तो वहां भी आपके और साइकिल के बीच में एक कांटेक्ट बना। अगर आप अपने रूम के दरवाजे को ओपन या क्लोज करते हैं तो उस टाइम भी आप देखते हैं कि आपकी बॉडी उस दरवाजे के साथ कांटेक्ट में रही। इसका मतलब जब भी आप एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हमेशा आप एक कांटेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, तभी आप उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल एफर्ट लगा पाएंगे। लेकिन क्या हम इन दो एग्जाम्पल से ये समझ लें कि ये हर कंडीशन में ऐसा होगा? क्या हम ये मान लें कि हर कंडीशन में आप कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो हमेशा कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा? मतलब जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाएंगे वो आप कांटेक्ट बनाकर ही लगा सकते हैं या दूर से भी बना सकते हैं। अब यहां जो दो मैंने एग्जाम्पल बताए, इन दोनों एग्जाम्पल में तो हमने कांटेक्ट बनाया तभी एक्सटर्नल एफर्ट लगा। अब आप और कोई एग्जाम्पल सोचते हैं तो उसमें भी शायद आप यही पाएंगे कि एक कांटेक्ट बनाना जरूरी है। जब आप पानी में स्विम करते हैं, जब तैरते हैं पानी में, तो उस दौरान भी आप वाटर पे एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं। आप वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हैं और वाटर आपको आगे की तरफ। अब आपने जो वाटर पीछे की तरफ धकेला तो उस पे आपने एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाया। वो एक्सटर्नल एफर्ट तब लगा जब आप और वाटर दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। बगैर कांटेक्ट के आप पानी को पीछे की तरफ या कहीं भी नहीं धकेल सकते हैं, ये आप देखते हैं। इसका मतलब यहां भी ये इंडिकेशन मिल रहा है
कि एक्सटर्नल एफर्ट हमेशा कांटेक्ट बनेगा तभी लग सकता है, लेकिन यह सही नहीं है बच्चों, हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं है। यह मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो इसकी वेलोसिटी 0 है, जैसे ही छोड़ूंगा नीचे की तरफ यह मूव करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज तब होती है जब हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं। अब इस पे किसने फोर्स लगाया? हमने तो सिंपली छोड़ा था। इस पे किसने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया कि इसकी स्पीड चेंज हो गई है? वो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया अर्थ ने। अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसका नाम है ग्रेविटी। उसी ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा। अब क्या अर्थ जिसने वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, वो अर्थ और ये मार्कर कांटेक्ट में है? ये तो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ये तो दूर दूर है। इसका मतलब एक्सटर्नल एफर्ट कांटेक्ट से भी लगाया जा सकता है और विदाउट कांटेक्ट भी लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल और मान लीजिए आप, मैग्नेट आपने देखे हैं। मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट आपने देखे होंगे कि दो मैग्नेट को आप दूर रखें तो हो सकता है दोनों अट्रैक्ट भी करने लगे या दोनों रिपेल भी करने लगे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो अट्रैक्ट कब करेंगे, रिपेल कब करेंगे, लेकिन ये चीज आपने देखी होगी। तो वहां दोनों मैग्नेट्स में कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी एक एक्सटर्नल एफर्ट लगा जिसके कारण वो मूव करने लगे अपनी तरफ या अपने से दूर, एक दूसरे से दूर। तो यहां भी एक्सटर्नल एफर्ट लगा लेकिन बगैर किसी कांटेक्ट के। इसका मतलब ये एक्सटर्नल एफर्ट कांटेक्ट के साथ भी हो सकता है और बगैर कांटेक्ट भी हो सकता है। सो इसमें हम लिखेंगे दिस एक्सटर्नल एफर्ट एंड द एक्सटर्नल एफर्ट can be applied without making contact with object or by making contact with object। सो ये एक्सटर्नल एफर्ट आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं और इसी एक्सटर्नल एफर्ट का हम नाम देते हैं फोर्स, जो कि हम पुश और पुल की फॉर्म में लगाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे आपने फोर्स पढ़ लिया है कि फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट है जो पुश और पुल की फॉर्म में होगा, जो कांटेक्ट से भी बना सकते हैं, विदाउट कांटेक्ट भी बना सकते हैं। अब फोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक आता है बैलेंस्ड फोर्स, नंबर 1 बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? और बैलेंस्ड फोर्स क्या चीजें क्रिएट कर सकता है, अनबैलेंस्ड क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? मतलब दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मान लो ये एक वेगिंग मशीन के, एक तराजू के दो पलड़े हैं जिनमें आपने कुछ सामान को रखा, तो आप देखते हैं ऑब्वियसली इसका वेट कम मिलेगा, इसका वेट ज्यादा मिलेगा। तो जिसमें वेट ज्यादा वो नीचे मिलेगा, जिसमें वेट कम वो ऊपर मिलेगा। तो वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है। बैलेंस कंडीशन में तब होगा जब दोनों में वेट बराबर हो और दोनों इक्वली हाइट पर हों, तो हम उनको नाम देते हैं कि जो तराजू है वो बैलेंस है, वो बैलेंस्ड है, दोनों सेम है। मतलब जब बराबर चीजें हों तब हम उसे सेम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी ही अगर राइट हैंड साइड में हो तो हम उसे बैलेंस बोलते हैं।
यहां हम किसी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, या हम किसी वेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स तब बनेगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहे हो अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर पे मेरे इस हाथ ने फोर्स लगाया इस तरफ, आप देखते हैं कि यहां इस फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इस तरफ फोर्स है, इस तरफ नहीं है, तो बैलेंस कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर इस तरफ से भी मैंने इतना ही फोर्स लगा दिया तो इस कंडीशन में दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 बनेगा, क्योंकि एक इस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा, तो एक को प्लस मानेंगे दूसरे को माइनस, तो नेट बनेगा 0। तो जब इक्वल फोर्स लगेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो उस फोर्स को हम नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स जब एक ही फोर्स हो या दो फोर्सेस भी हों लेकिन वो बराबर नहीं होने चाहिए, या तो वो बराबर नहीं होने चाहिए या उनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। पहले हम पहले हम बैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं। सो बैलेंस्ड फोर्स में हमने देखा व्हेन टू इक्वल, और ये जरूरी नहीं है टू और इस दो या दो से ज्यादा भी फोर्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो फोर्स होंगे। बैलेंस करने के लिए कम से कम आपको दो फोर्स की जरूरत होगी ही होगी, सिंगल फोर्स कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, when two equal and opposite forces act on a body, then these forces are known as balanced force। Then these forces are known as balanced force। जैसे यहां पे हमने एक ये टेबल है, इस टेबल पे हमने ये ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया इस तरफ से। आप देखते हैं कि अगर हमने इस तरफ F फोर्स लगाया तो इस F फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स अभी नहीं है, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो अभी बैलेंस नहीं अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर इसी फोर्स जितना ये फोर्स F है इतना ही फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट पे और लगाएं, लेकिन किस तरफ लगाएं? क्या इस तरफ ही लगाएं? आप इस तरफ लगाएंगे तो आप देखिए ये बैलेंस नहीं हो रहा है। आप तराजू के एक पलड़े पे सामान जितना ज्यादा रखते जाएंगे बैलेंसिंग उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी। यहां भी कंडीशन वैसी ही है। आप बैलेंस फोर्स तभी कह सकते हैं जब फोर्स का वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। यहां वैल्यू तो हमने सेम बोल दी, लेकिन डायरेक्शन बच्चों सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। बैलेंस फोर्स के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब अभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। सो बैलेंस फोर्स करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा और इस फोर्स का हमने नाम दिया F। F ही फोर्स लगेगा। अब इसकी वैल्यू भी F, इसकी वैल्यू भी F, डायरेक्शन अपोजिट। अगर इसको हम प्लस डायरेक्शन में मान लें तो ये माइनस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने इसको नाम दिया -F। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट F नेट प्लस F minus F equals to 0. It means if the net force on the object is 0, then these forces are balanced. तो हम उनको बैलेंस्ड फोर्स का नाम देंगे। अगर नेट फोर्स नॉन जीरो तो हम उसका नाम देंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अनबैलेंस्ड फोर्स में हम लिख सकते हैं
when two unequal forces act on a body, और ये भी लिख सकते हो when two equal और unequal। देखो इक्वल कब लगा सकते हैं, अनइक्वल कब? when two equal or unequal forces act on a body in same direction or opposite direction respectively, और चलो इसको हटा लो, in same or opposite direction, then these forces are known as unbalanced force। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा दो इक्वल फोर्स हैं। अब दो इक्वल फोर्स हैं तो आप कहेंगे कि सर यहां भी दो इक्वल फोर्स थे तो यहां हमने बैलेंस नाम दिया था, लेकिन यहां जब दो इक्वल फोर्स लगेंगे तो आप कहते हैं अनबैलेंस फोर्स लगेगा। लेकिन यहां कंडीशन अलग है बच्चों। यहां ऊपर वाले केस में हमने इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगाए, एक फोर्स लगा F, इसको हमने माना प्लस F, मतलब प्लस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें देखना है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियसली अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में वो फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग सकता। बाकी किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता। हमने कहा इस डायरेक्शन में लगा दीजिए। अब ये भी प्लस डायरेक्शन में था तो प्लस F नाम बना, ये भी सेम डायरेक्शन तो ये भी प्लस F बनेगा। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इनको कैंसिल आउट करने वाला है ही नहीं, तो नेट फोर्स बनेगा नॉन जीरो। यहां था जीरो, यहां आएगा प्लस F 2F मींस नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो जब भी नेट फोर्स जीरो बने उसे बैलेंस्ड, नॉन जीरो बने उसे अनबैलेंस्ड। ये ध्यान रखेंगे। ये तो इक्वल था। अगर अनइक्वल ले लें, अनइक्वल का मतलब फिर उस केस में आप भले ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। मैंने कहा था इस डायरेक्शन में अनबैलेंस कंडीशन में फोर्स नहीं लगना चाहिए, इक्वल फोर्स नहीं लगना चाहिए। इस तरफ लग रहा है 2F, इस तरफ से 2F को छोड़ के कितना भी फोर्स लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनबैलेंस्ड ही रहेगा। अगर मैंने 3F लगाया या 1F लगाया तो अनबैलेंस्ड। पहले 0 था तो भी अनबैलेंस्ड था, 1F था तो भी अनबैलेंस्ड था। 2F लगाते ही नेट फोर्स 0 तो वो बैलेंस्ड बनेगा। इसीलिए 2F नहीं लगाना है, आप 3F लगा सकते हैं। 4F मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। जब तक मैग्नीट्यूड अनइक्वल रहेगा फोर्स अनबैलेंस्ड रहेगा। ये आप ध्यान रखिए। या ये भी ध्यान रखिए बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 बनेगा, अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स नॉन जीरो बनेगा। सो ये था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आप और भी एग्जांपल डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या चेंजेस किसी ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। इस पे बैलेंस फोर्स लगाया तो क्या इफेक्ट होगा, इस पे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो क्या इफेक्ट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको करिए और अपनी नोटबुक बनाते रहिए साथ साथ। और आई होप कि इसमें इंटरेस्टिंग है तो आप इसमें साथ साथ करेंगे तो आपको समझ भी आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।